हाँ, नमस्कार। मैं हृदय धारवार, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह पटेरिया जी, जो छतरपुर से आते हैं और हिंदू सेना के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दर्शक हैं, सभी को जय श्री राम। रणवीर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि छतरपुर से आप चुन के आते हैं, आपने हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के लिए इस क्षेत्र को चुना है, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को बताएं कि आपका शुरुआती जीवन किस तरीके से शुरू हुआ और अपने हिंदुत्व की बात आपके मन में कैसे आई। मैं शुरुआत से ही पहले मैंने संघ के साथ संघ का मैंने वर्क किया है और सरस्वती स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर मुझे हिंदुत्व के बारे में बताया गया और लगातार इसके बाद मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया है, नगर अध्यक्ष और जिला मंत्री के रूप में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मुझे हिंदुत्व के लिए कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा हिंदू है वो कहीं ना कहीं जातिवाद में बंटकर यहाँ वहाँ हो रहा है। इसलिए हमने ये निश्चय किया, हमारी जो टीम थी बजरंग हमारी पूरी, सबने निश्चित किया कि हम सब मिलकर और पूरे देश में एक हिंदुत्व के लिए एक बड़ा संगठन बनाकर और अपने हिंदू भाइयों की सेवा करें और हिंदू भाइयों को एक करें। इसके लिए हम लोगों ने लगातार मेहनत की और आज हमारे पूरे भारत देश में लगभग 26 लाख बजरंग सैनिक माताएं बहनें कार्य कर रही हैं और पूरे देश में हम लोग बजरंग सेना के माध्यम से हिंदुत्व को जगाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसी कौन सी घटना जिसने आपको प्रेरित किया कि वाकई हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, देश में सरकार बीजेपी की है, बजरंग सेना और विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और तमाम जो दल हैं वो काम करते हैं, फिर बजरंग सेना का निर्माण किस रूप में हुआ, कैसे हुआ? हम लोगों ने लगातार देखा कि हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको जो दूसरे धर्म के लोग हैं और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें फंसाकर जो लव जिहाद चल रहा है पूरे देश में, हम लोग देख रहे थे कि ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसलिए हमारा मन हुआ कि हम लोगों को अपनी माताओं बहनों को जगाने की ज़रूरत है और हम लोगों ने घर घर जाना शुरू कर दिया, लोगों के घर गए, उनकी माताओं बहनों को बताया और जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी हमने बोला कि कम से कम अपनी बहनों को, अपनी जो बेटियाँ हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा, घर में अलग से उन्हें समय देना पड़ेगा, क्योंकि लोग मैंने देखा है कि उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा और इससे हमें लाभ भी हुआ है और हमारे देश में लोग जाग रहे हैं। आज हिंदुत्व जाग रहा है। कहीं भी कोई घटना होती है तो हमारे हिंदू भाई हजारों लाखों की संख्या में हमारे सभी बजरंग सैनिक वहाँ पहुँचते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग लगातार देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी बजरंग सेना के भाई इसी कार्य में लगे हुए हैं। अभी कोरोना काल में भी हम लोगों ने, पिछले वर्ष भी कोरोना काल में हमारी बजरंग सेना ने कार्य किया और इस बार जब लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, कोई भी राजनीतिक पार्टियां घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, तब हमारे बजरंग सैनिक अपनी जान को हथेली पर लेकर, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो अपने जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन हों, गरीब बस्तियां हों, सभी जगह राशन बांट रहे थे, लंच पैकेट बांट रहे थे, लोगों को भोजन करा रहे थे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये बजरंग सेना का संगठन का निर्माण किया था कि कम से कम देश के लिए, हिंदुत्व के लिए कोई ऐसा संगठन खड़ा हो, अगर हमारे किसी हिंदू भाई को कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच सकें और बजरंग सेना का कार्य यही चल रहा है। आज लगभग 26 राज्यों में बजरंग सेना कार्य कर रही है और सभी जगह हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं उनको भी सबको बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। रणवीर जी, में सवाल ये था कि जैसे हम बात करते हैं तो जो हिंदू सेना है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, तो इनसे आपका संगठन किस तरीके से भिन्न काम करता है, क्या विशेष काम इसमें है, समानता भी क्या होगी, वो सब भी बताइए दर्शकों को। जी, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि आपने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय पाकिस्तान को मुस्लिम देश बना दिया गया, लेकिन हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और बजरंग सेना लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये जो हमारे साथ दोगलापन हुआ है उसे सुधारा जाए। जिस तरीके से अयोध्या में श्री रामलला का मंदिर का निर्माण किया है माननीय मोदी जी ने, धारा 370 हटाई है कश्मीर से और सीए का कानून लाए हैं, जिससे हमारे जो हिंदू भाई थे जो बाहर विदेशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जिनकी बुरी स्थिति थी, उन्हें कम से कम अपने भारत देश में रहने का मौका मिला। तो मैं चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दिया जाए हमारे भारत देश को और साथ ही साथ मैं चाहता हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू हो हमारे भारत देश में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार
भारत देश में कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे हमारे जो युवा भाई हैं वो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अपराधों की ओर कदम रख रहे हैं। तो मैं माननीय मोदी जी से और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करना चाहता हूं, और बजरंग सेना लगातार 5 वर्षों से इसके लिए कार्य कर रही है। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है, क्योंकि हमारे लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है। अगर 5 या 10 साल जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो आप देख लेंगे जो हमारा स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उस स्वप्न से हम लोग बहुत दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं और हमारे भारत देश के लोगों से, भाइयों से, बहनों से भी चाहता हूं कि आप लोग भी सहयोग करिए। और बजरंग सेना बहुत जल्दी एक दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है। इसके पहले एक मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा भोपाल में, और उसके बाद हम लोग दिल्ली में लाखों की संख्या में हम लोग पहुँचेंगे। और समस्त हिंदू भाइयों से भी मैं आग्रह करूँगा कि ये कार्य बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है और हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहे, क्योंकि पूरे भारत देश में सब लोग अपने अपने लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने साथ साथ हमें अपने देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। रणवीर जी, एक बात आपने कही, महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तो सरकार बीजेपी की है, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, तो महंगाई पे नियंत्रण नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। ये लगता है जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जब अभी हाल ही में एक बयान हमने सुना, जो वित्त मंत्री सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो सकते, कि पेट्रोल डीजल से ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो इस बयान का क्या मायने निकाले जाए, और आपको क्या लगता है कि महंगाई बढ़ने की वजह क्या है? ये महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह तो आपको मैंने बता दी है, जनसंख्या है। क्योंकि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ना तो निश्चित है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा जो युवा है, हमने देखा है मध्य प्रदेश में, हम जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में, तो छात्र छात्राएं हमें बताते हैं कि भैया कम से कम 5 वर्षों से कोई जगह नहीं निकल रही हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये गलत है सरकार को जगह निकालना चाहिए। हमने देखा है थानों में कितनी रिक्त स्थान डले हैं, अस्पतालों में कितने रिक्त स्थान डले हैं, और भी जहाँ भी जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और भी विभाग हैं, सभी जगह खाली पड़ी हुई हैं। तो उन जगहों पर नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके लिए जिले स्तर पर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए, जिले स्तर पर कारखाने होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश में। और ख़ासतौर से जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि आप सोच नहीं सकते वहाँ पर सड़कों की कैसी हालत है। और बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और जिनसे बाहर के लोग अवैध उत्खनन करके करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन लोकल के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बुंदेलखंड के बारे में भी सोचें, मध्य प्रदेश के युवाओं के बारे में भी सोचें, और रोजगार की व्यवस्था जरूर करें। क्योंकि माननीय मोदी जी ने भी जब सरकार बनना थी उस समय बोला था कि हम 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने भी बोला था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार नहीं दिया गया। आज भी लोग भटक रहे हैं, और कोरोना काल ने तो और बुरी स्थिति कर दी है हमारे मध्य प्रदेश की, क्या पूरे भारत देश की। ऐसे समय पर जो और महंगाई बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के पास, जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा है। और मैं इसलिए चाहता हूं, या तो आत्महत्या करेंगे वो, या फिर दूसरा उनका विकल्प है कि वो किसी क्राइम में जाएंगे, और क्राइम में अगर आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे लिए गलत है। तो मैं चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से और समस्त मुख्यमंत्री महोदय से कि आप लोग युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करवाएं, और जो लगातार ये महंगाई बढ़ रही है इस पर भी कंट्रोल सरकार को करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में लोगों की बहुत बुरी स्थिति हो रही है। कोरोना काल के तुरंत बाद इतनी महंगाई आप देख रहे हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस सिलेंडर हो, जो भी आप जो खाने की सामग्री है, तेल भी आप देख लीजिए, सबकी महंगाई बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ऐसे समय पर अगर ऐसा हुआ तो हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बना पाएंगे? हमें अपने लोगों के लिए ये करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं एक और मांग करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री महोदय से कि आप ये जो युवाओं को रोजगार की बात मैंने कही है, तो इसमें जो आरक्षण चल रहा है, इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, वो अगर किसी डॉक्टर को आरक्षण के बल पर वो डॉक्टर बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा इलाज करेगा। इसलिए जो ऐसी नौकरियां हैं, डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ कोई बड़े अधिकारी हैं, मैं देखता हूँ, ये दर्द मैंने देखा है, मैं बहुत जगह जाता हूँ, अधिकारियों से बात करता हूँ, वो बताते हैं कि भैया मैं 10 साल से 20 साल से काम कर रहा हूँ और आज भी उसी पद पर हूँ। और जो दूसरे जो लोग हैं वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, उनसे वो
ज़्यादा होशियार हैं, इसके बावजूद भी जो कम होशियार हैं, जिन्हें कम योग्यता है, वो आगे बढ़ जाते हैं, उनके अधिकारी बन जाते हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये मलाल रहता है, उनके अंदर ये तकलीफ़ होती है। तो मैं उस तकलीफ़ को बताना चाहता हूँ कि इसमें आरक्षण ना दिया जाए। ये जो प्रमोशन में आरक्षण होता है, इसके लिए मैं भी सरकार से चाहूँगा, माननीय मोदी जी से भी चाहूँगा, और मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा हिंदू राष्ट्र है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से, जो खबर भारत चैनल है हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इसके माध्यम से आज मुझे बात रखने का मौका मिला, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल ऐसे ही चलता रहे। और कोरोना काल में मैंने एक अपील की थी अपने माताओं बहनों से कि अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाएं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ही ऐसे हैं जो बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं और सभी संकटों को हरने वाले हैं। तो ये कार्य अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने बच्चों को कराते हैं तो उनके अंदर संस्कार अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चे ही हमारे परिवार का भविष्य हैं, समाज का भविष्य हैं और हमारे देश का भी भविष्य है। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। और मैं युवा भाइयों से एक आग्रह करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि नशा छोड़ दें, क्योंकि नशा से भी हमारा भारत देश बहुत पीछे जा रहा है, और जानबूझकर जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को नशा में रखना चाहती हैं, यहाँ के युवाओं को नशा कराना चाहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नशा से आप लोग दूर रहें, क्योंकि नशा से मैंने देखा है, गांव-गांव जाकर हम लोग जाते हैं, हमारे बजरंग सैनिक जाते हैं, और गांव में इतनी बुरी स्थिति है माताओं बहनों की, जिनके घर में, जिनके परिवार में अगर कोई एक सदस्य भी दारू पीने लगता है, नशा करने लगता है, तो उस परिवार की आप देख सकते हैं कैसी हालत हो जाती है, उनके बच्चों का समाज में क्या स्थान होता है। तो मैं चाहूँगा कि नशा से सभी लोग दूर रहें। और एक मेरी मांग है सरकार से गायों के लिए। आप गायों को देखते हैं, अभी मैं छतरपुर से इंदौर तक गया बाई सड़क, तो कम से कम मुझे 20 से 30 गायें मरी हुई हालत में मिली सड़क में। और आप समझ सकते हैं जब सड़क में दुर्घटना होती है तो गाय भी मरती हैं और साथ में ही साथ लोगों की भी दुर्घटना में मौतें होती हैं। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कमलनाथ जी हों, इसके पहले थे, या हमारे शिवराज जी हैं, और ये गौशालाएं बना रहे हैं। गौशालाएं पहले भी थी लेकिन गौरक्षा नहीं हो पाई, और अभी भी जो कितनी भी गौशालाएं बना दें, गौशालाओं से कभी भी गाय की रक्षा नहीं हो सकती है। इस पर हमें इसके कुछ अलग कानून बनाना पड़ेंगे। जो गाय का गोबर है, जो भी गाय का मूत्र है, इसके लिए हमें। मैं रणवीर जी आपको रोकना चाहूँगा, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में ये आ रहा था कि जो बात आपने आरक्षण को लेकर कही है, शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि मध्य प्रदेश में कोई माई का लाल आ जाए आरक्षण नहीं मिटेगा। तो आरक्षण के तो वो पक्षधर हैं, आपने क्या विरोध है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक नीतियों के आधार पर आरक्षण हो लेकिन जातिगत ना हो, ये आपकी मांग थी। तो ऐसे में सीएम का ये बयान कि माई का लाल नहीं हटा सकता, तो आप इसको किस रूप में लेते हैं? जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था और हमारी बजरंग सेना ने उसका विरोध भी किया था, और आपको पता है कि उस बार सरकार का क्या हाल हुआ था, सरकार चली गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, कोई भी मुख्यमंत्री हो, इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये आप सोचिए, कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, अब उसको आरक्षण की, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? कोई राष्ट्रपति है, इतने बड़े बड़े पदों पे हैं, उसके बाद भी उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रमोशन में आरक्षण है, इसके तो मैं खिलाफ हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूँगा कि आपको भी इसमें पक्षधर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप भी एक बार चुनाव में भुगत चुके हैं। तो आपको देखना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्योंकि आप जनता के मुखिया हैं, तो आपको जनता का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए। एक बात और आपने कही कि लगातार इस बात की वकालत भी करते आए हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की बात तो आप करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और देश में कई ऐसे संगठन हैं जो हिंदुत्व के ही खिलाफ काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए फूट डालने का काम करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कई जो आदिवासी समुदाय हैं जिन्हें सुविधाएं नहीं मिलती, उनके तीर्थ स्थलों पर संसाधन नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, रास्ते नहीं है, तो वो जयस और जो आदिवासी वर्ग है जो अपने हिंदुत्व नहीं मानता, तो उसके लिए आप क्या योजना पर काम करेंगे कि आखिर वे हिंदू माने? क्योंकि लगातार जो क्षेत्र में आप जैसे बुंदेलखंड चुन के आते हैं, जहाँ से आपने क्षेत्र को देखा है, वहाँ पर जातिवाद बड़ी संख्या में माना जाता है, अभी भी वहाँ पे जातिवाद प्रथा है। तो उस प्रथा से कैसे लोगों को निजात मिले, लोगों को सम्मान मिले? एक जो छोटी जाति का व्यक्ति होता है, आज भी वह संघर्षशील है, वे आज भी बड़े लोग सामने नहीं बैठ पाता। तो जो संघर्ष और जो चीज़ें देखी हैं उसने, वे कैसे निजात पाए उससे, उस पर क्या आपके संगठन काम करेगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तव में ये बड़ा ही चिंता का विषय है हमारे देश के लिए भी और हमारे प्रदेश के लिए। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जानबूझकर जातिवाद में लोगों को बांटना चाहती हैं, और बजरंग सेना का यही उद्देश्य है कि जो जातियां अपने आप को जातियों में बांट रहे हैं, उनको सबको एक करके हम लोग गांव-गांव जाते हैं
और जिन्हें जो हमारे गांव में, क्योंकि ये शहर में तो बहुत कम हो गया है लेकिन गांव में ये ज़्यादा है, तो वहाँ जाकर हम लोग, जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग छूने से भी डरते हैं, हम उनके साथ जाकर भोजन करते हैं। हमारी बजरंग सेना की टीम जाती है, उनके साथ बैठती है, भोजन करती है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमें भी वही सम्मान मिल रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान ना मिलने के कारण वो भटक जाते हैं और दूसरे धर्मों में भी चले जाते हैं। बहुत से हमने ऐसे भी भाई देखे हैं। ऐसे भाइयों के साथ हम लोग बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। ये पूरे देश में ये हमारा काम चल रहा है और मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये हमारा नारा है पूरे देश में। और हम लोग इसके लिए हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी क्षेत्रों में जा रहे हैं, आदिवासी भाइयों से मिल रहे हैं, उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रख रहे हैं कि उन्हें क्या वहाँ पर शिक्षा कैसी है, वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं तभी वो दूसरे धर्मों में जाते हैं। उन्हें ये बताया जाता है कि आप हिंदू समाज से नहीं हैं। हमने देखा है कई जगह, टीवियों में भी देखा है, वो हिंदुओं का ही विरोध करते हैं। तो ऐसे लोगों को जाकर हम लोग उनके बीच में जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम सब हिंदू भाई हैं और हम सबको मिलकर अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने धर्म के लिए कुछ करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से अभी जो तालिबान वहाँ पर, आपने अफगानिस्तान में देखा है किस तरीके से आतंकवादियों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में भी ऐसा कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और एक होकर रहना पड़ेगा। अगर हम जातिवाद में बटे रहे तो लोग हमारा गलत फ़ायदा उठा लेंगे और हमारे देश में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। आपने कश्मीर में देखा, कश्मीर में जब हमारे हिंदू भाइयों को, अभी हम दिल्ली के दौरे पर थे तो हमने वहाँ पर बहुत से हमारे हिंदू भाइयों से मिले, हम जो कश्मीर से उन्हें भगा दिया गया था, उनकी माताओं बहनों के साथ इतनी बुरी हरकतें हुई, रेप जैसी घटनाएं हुई, माताओं बहनों के साथ उनकी ज़मीन छुड़ा ली गई, मकान छुड़ा लिए गए। आज वो दिल्ली में किराए से रह रहे हैं, उन लोगों से भी मैं मिला हूं। तो आप समझ सकते हैं वो दिन दूर नहीं है। अगर आप लोग अभी भी नहीं जागे तो आप वो समझ सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ स्थिति हुई है। आज आप देखिए, जैसे ही सरकार बनी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, वहाँ पर हिंदुओं की क्या दुर्दशा शुरू हो गई है, वहाँ से पलायन होने लगा हिंदुओं का। और आप समझ सकते हैं कि जहाँ भी ये धर्म के लोग, जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से कि वहाँ बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि अब हम लोग बहुसंख्यक हो गए हैं, अब यहाँ पर हिंदुओं का कोई स्थान नहीं है। तो आप समझ सकते हैं हमको एक होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग आपस में अपनी जाति में बटे रहे, अपनी जाति पर गर्व करते रहे तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। हमें अपने धर्म को साथ में लेकर चलना है, हमें अपने धर्म के लिए लड़ना है और हमें अपने धर्म को बचाना है। जो हमारे मठ मंदिर हैं, हमें उनके लिए भी लड़ाई लड़ना है। महाराष्ट्र में हमारे साधु संतों की हत्या हुई, आप देख सकते हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, उसके बाद भी उनकी हत्या हुई। उसके लिए बजरंग सेना ने लड़ाई लड़ी। हमारे जो देश के सैनिक थे, चीन ने 20 सैनिकों को मार दिया था, उसके लिए भी हमारी बजरंग सेना की टीम ने पूरे देश में चीन के पुतले जलवाए। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें लड़ना पड़ेगा। अगर हम सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं घटनाएं, वैसे ही हमारे भारत देश में भी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। आप अपने घर परिवार के लिए कार्य करिए, पैसा कमाइए, वो भी जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समय अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और धर्म के लिए भी देना पड़ेगा, जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं उन राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहूँगा जो राजनीतिक पार्टियाँ बोलती हैं या जो लोग बोलते हैं कि हिंदू एक नहीं हो सकता है, मैं उन्हें एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आज पूरे भारत देश में 26 लाख बजरंग सैनिक 3-4 सालों के अंदर खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं हिंदू जाग भी रहा है, हिंदू एकत्र भी हो रहा है और बहुत जल्द हम इस आंकड़े को करोड़ों के पार करेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है बहुत तेजी से हमारे साथ हिंदू भाई जुड़ रहे हैं। और जो ये घटनाएं हो रही हैं, आज देख रहे हैं लोग कि हमें कितना जरूरी है एक होना। तो इन घटनाओं से भी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा, हमारे सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग इस हमारे कार्य में आपका बहुत सहयोग मिल रहा है, प्रेम स्नेह मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग सहयोग बनाए रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बजरंग सेना हमेशा देश, धर्म और समाज के लिए कार्य करती रहेगी। रणवीर जी, आपने बात की साधुओं पे अत्याचार के, साधुओं पे हमले की, लेकिन हाल ही में एक आपने घटना देखी होगी नेमावर क्षेत्र में हुई थी, जहाँ एक ही परिवार 5 लोगों की हत्या कर दी गई। वहाँ पे आजाद ने आंदोलन किया, कई सारे संगठन वहाँ पे खड़े हुए, लेकिन आपने विरोध नहीं किया। लगता है कि हिंदू समाज में रह के विरोध हुआ और आपने जो दलित वर्ग था जिस पर अत्याचार हुआ उसके खिलाफ आपने आवाज़ खड़ी नहीं की? नहीं, हम लोगों ने आवाज़ खड़ी की। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर गए हुए थे। और कहीं भी कोई घटना हो जाए, चाहे वो दलित के साथ हो, किसी के भी साथ हो, वो हमारे देश, हमारे समाज का भाई है। और हम लोग हमेशा किसी भी घटना को, लेकिन हम उसकी पहले पूरी जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए किसी भी घटना को किसी भी तरह से दिखा सकती हैं। इसलिए पहले हम अपने जो हमारे बजरंग सैनिक हैं हम उनको वहाँ भेजते हैं, सही जानकारी लेकर फिर हम लोग उसका विरोध करते हैं।
चूँकि आप बुंदेलखंड क्षेत्र चुनकर आते हैं, छतरपुर आपका गृह नगर रहा है, एक बक्सवा प्रोजेक्ट का विरोध वहाँ हो रहा है। कोई पर्यावरण के लिए भी आप काम करते बताया, आप जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन बक्सवा प्रोजेक्ट जब शुरू होगा, हीरे का खनन होगा, तो हीरे के खनन के लिए वहाँ बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, तो उसको लेकर क्या मत है आपका? जी, जो आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा बताया है। वास्तव में पर्यावरण, जब इतना कोरोना चल रहा था उस समय लोग ऑक्सीजन के लिए कितने लोगों ने ऑक्सीजन की वजह से जान गंवा दी थी। उसी समय मध्य प्रदेश सरकार ने उन 2 लाख वृक्षों को काटने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जैसे ही पता चला, हम लोगों ने, हमारी पूरी बजरंग सेना की टीम वहां पहुंची और जी न्यूज़ चैनल ने भी उसको दिखाया था आपके उस माध्यम से, और पूरे देश में हम लोगों ने उसका विरोध किया। ट्विटर के माध्यम से विरोध किया हम लोगों ने, और सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध किया। हम लोग खुद जंगल में भी गए, जंगल का पूरा हम लोगों ने निरीक्षण किया, वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, और कुछ लोगों को भी गुमराह कर दिया गया था कंपनी की तरफ से कि आपको बहुत रोजगार मिलने वाला है। तो हम लोगों ने उन्हें बताया, पन्ना का बताया कि पन्ना में भी आप देख सकते हैं कब से हीरा निकाला जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में सबसे पिछड़ा हुआ पन्ना है। तो आप ये बिल्कुल मत मानिए कि आपका विकास होने वाला है, कुछ दिन के लिए आएंगे, हीरा निकाल कर चले जाएंगे और लाखों पेड़ों को काट दिया जाएगा। इससे हमारे जो गांव के लोग थे वो भी जागरूक हुए और उन्होंने हमारा समर्थन किया, और आप देख सकते हैं कि आज वो पूरा ठंडे बस्ते में चला गया है वो मामला। और अब मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर इस तरीके की कोई बात होगी, अगर होगी भी तो बजरंग सेना वहाँ विरोध करती रहेगी, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने देगी। हमने ये भी बोला था कि अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेड़ों को, लेकिन काट नहीं सकते हैं, क्योंकि पेड़ हमारे लिए प्राण हैं। और उन पेड़ों की वजह आज आप देख सकते थे जो लगातार कटाई हुई पेड़ों की, उसकी वजह से आज ये कोरोना जो भारत देश में इतना बड़ा संकट आया, वो कहीं ना कहीं इसी के कारण आया है। तो मेरी बजरंग सेना की जो टीम है हमेशा कार्य करती रहेगी पर्यावरण के लिए, और उन वृक्षों को नहीं कटने देगी। गौरक्षा की भी आपने बात की कि गौरक्षा नहीं हो पा रही है, गौशाला बनती जा रही है, पर गौशाला के अंदर गाय की जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो इंतज़ाम होने चाहिए वहाँ पे, चाहे उनके चारे की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, वहाँ पर नहीं होती। तो ये व्यवस्था करना सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग वो है, लेकिन सरकार इसके बाद भी कार्रवाई नहीं करती है, ना ही व्यवस्था करती है। तो इसको लेकर आप किस तरीके से रणनीति बनाएंगे, क्या काम करेंगे जरूरत की? जो पूर्व में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस योजना को लेकर आए थे, ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला निर्माण की बात कही थी। गौशाला बनी भी है, कहीं काम शुरू भी हुआ है, लेकिन फिर भी गौ माता जो है आज भी सड़कों पर है। लेकिन उसके बाद क्योंकि आप एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है, आपके पास अधिकार नहीं है, आप सिर्फ मांग कर सकते हैं। इस सरकार उस मांग को कितनी गंभीरता से ले, उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और इसके पहले हम लोगों ने एक गौशाला दर्शन कार्यक्रम चलाया था, और उसमें हमारे जो बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष थे वो सभी गौशालाओं में गए और वहाँ पे स्थिति देखी। तो वास्तव में अभी जो देवास की गौशाला है वहाँ पर 100 गायें मरी हुई मिली थी हम लोगों को, और उस पर फिर कार्रवाई भी हुई। वहाँ की जो गौशाला की टीम थी उनको भी वहाँ से हटाया गया। और ऐसी बहुत सी गौशालाओं में देखा कि वहाँ पर सिर्फ लोग जो अनुदान मिलता है सरकार से वो अनुदान ले रहे हैं, और गायों की जगह वहाँ भैंसें बांधी जा रही हैं। गाय तो हमें कहीं मिली ही नहीं वहाँ पर गौशालाओं में। जो ये नई गौशालाएं बनाई जा रही हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इसमें तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि अभी बरसात में ही कम से कम 50 से 100 गौशालाएं गिर गई हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से उन्हें बनाया गया है। वहाँ कहीं गौशालाओं में गाय भी नहीं है। तो इसके लिए एक अलग से अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। गौशालाओं का समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए, कितनी गाय हैं वहाँ पर, क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं। ये सरकार का काम है। सरकार सिर्फ गौशाला बनाकर देती है, अनुदान भी देती है, लेकिन आज तक कभी कोई भी सरकारी गवर्नमेंट का कोई अधिकारी आज तक गौशाला में कभी निरीक्षण करने ही नहीं जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इन्हें समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता है। ये ऐसा हमारा पूरे भारत देश मानता है, हम लोग भी मानते हैं। और उनकी जो दुर्दशा हो रही है तो आप समझ सकते हैं, सड़कों पर कहीं भी आप जाएँ तो आपको गाय मिल जाएंगी मरी हुई। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इन जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और हमारी गायों को सुरक्षित रहने का एक स्थान बनना चाहिए। और कुछ वहाँ पर सरकारी तरीके से अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त होना चाहिए, जो हमेशा उन गौशालाओं का निरीक्षण करते रहें और गायों की देखरेख करते रहें। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आपने कही, यूपी में जिस तरीके से तैयार हुआ मसौदा कि मध्य प्रदेश के अंदर भी आना चाहिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, उसको लेकर आपने भी मांग की है। तो क्या लगता है सरकार इससे और आगे बढ़ेगी या इस कानून को लेकर आएगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौरक्षा के लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया था, और हम लोगों ने यहाँ पर मांग की थी कि मध्य प्रदेश सरकार भी ये गौरक्षा कानून बनाए। और इसका हम लोगों ने ये भी बोला था कि अगर नहीं बनाएगी तो हम लोग सरकार का विरोध भी करेंगे। तो जब उन्होंने नहीं बनाया तो उन्होंने दमोह में देख भी लिया है कि विरोध करने पर दमोह में उन्हें हार ही प्राप्त हुई।
और यही मैं कहता हूँ, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया तो अब फिर चुनाव आने वाले हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाएंगे तो बजरंग सेना फिर आपका विरोध करेगी, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। और अगर उत्तर प्रदेश सरकार बना सकती है इस कानून को, तो फिर आपको बनाने में इसमें क्या समस्या है। तो और पूरे देश में लागू होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, और अगर नहीं होता है तो बजरंग सेना तो इसका विरोध करेगी। अगर हमारी सरकार बातों को नहीं मानेगी, जो हिंदू हित की बातें हैं, जो समाज हित की बातें हैं, जो देश हित की बातें हैं, अगर सरकार उनकी हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम उनका विरोध करेंगे। एक बात और आपने कही कि हिंदू राष्ट्र भारत बने, लगातार आप इस बात के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जागरण अभियान चला रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति और क्या मांग है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? हिंदू राष्ट्र बनाने की हम लोगों को ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत से ही देखा है कि जहाँ भी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जब दो देश बनाए गए तो एक को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया, तो दूसरे को फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? जब वहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे तो वहाँ मुस्लिम राष्ट्र बन गया, यहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे तो यहाँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था। लेकिन ये उस समय कांग्रेस सरकार थी और उन्होंने ये हमारे देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। इसीलिए बजरंग सेना पूरे देश में गांव-गांव जाकर, हमारे जो बजरंग सैनिक है, पूरे 26 लाख बजरंग सैनिकों को आदेशित किया गया है कि आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें। और हिंदू राष्ट्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं और वहां पर एक बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पर अब हिंदुओं का रहना ठीक नहीं है। तो आप समझ, अभी आपने देखा था 130 परिवार इकट्ठे वहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगाया है उन लोगों ने कि हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हमारा देश हो जाएगा तो ये जो चीज़ें हैं ये कम हो जाएंगी। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, जो हमारे देश के साथ हैं, हमारे राष्ट्र के साथ हैं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने में कोई समस्या नहीं है, जो भारत माता की जय बोलने में किसी को समस्या नहीं है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों का विरोध कर रहे हैं उनका विरोध हम करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बने। और अभी इसके पास नेपाल भी हिंदू राष्ट्र देश था, तो हम चाहते हैं कि हमारा भारत देश भी हिंदू राष्ट्र बने। जब हिंदुओं का देश है, और आप पूरे विश्व में देख लीजिए कहीं हमारे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो कम से कम हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ पर हिंदू सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि और कहीं सुरक्षित नहीं है। आपने जहाँ भी आप देखिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान में एक समय हिंदुओं की जनसंख्या 18 से 19% थी, और आप आज देख सकते हैं वहाँ पर 2 या 1-2% आपको क्या लगता है, हिंदू सुरक्षित नहीं है कि भारत में आज भी? अगर जहाँ ये बहुसंख्यक होते हैं मुसलमान, वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाती है। हम लोग देखते हैं हर जगह यही चल रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया हमारा भारत देश, तो ये मैं जानता हूँ कि हमारा हिंदू सुरक्षित हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपने देखा है, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, आप देखिए इसी भारत देश में मुसलमानों की संख्या क्या थी और आज क्या हो गई, और वही संख्या हमारी पाकिस्तान में क्या थी हिंदुओं की और आज क्या हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे भारत देश में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, सभी को समान। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो भी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों को जहाँ समस्या होगी उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों। तो मैं चाहता हूं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र हो, हमारे हिंदू भाई सुरक्षित हों। बहुत जगह मैंने देखा है जहां भी हमारे हिंदू भाई कम संख्या में होते हैं, वो बहुत वहां पर उनकी माताएं बहनें घर से बाहर निकलने में भी उन्हें डर लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हम कैसे वापस आ पाएंगे। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं, पूरे देश में हमारे बजरंग सैनिक जाते हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि अपने हिंदू भाइयों को संगठित किया जाए। और कहीं भी किसी को भी समस्या आए, और मैं हिंदू भाइयों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं भी समस्या आए, हिंदू बहनों को कभी भी समस्या आए, तो आप बजरंग सेना को पुकार सकती हैं। बजरंग सेना आपके साथ खड़ी है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उन बहनों से ज़रूर एक बात कहूँगा, उन्हें इस चैनल के माध्यम से, हमारा जो खबर भारत चैनल है, इसके माध्यम से मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो सोशल मीडिया पर गलत आईडी बनाकर आपका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमें किसी से भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फ़ोटो होती हैं, वो हमें शेयर नहीं करना चाहिए और हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि देश का कैसा माहौल है, ऐसे समय पर हमारी बहनों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हमें अपने माता पिता को, अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो हमें अपने परिवार को बताने की ज़रूरत है। और जो बहनें आत्महत्या कर लेती हैं, उन बहनों को भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई समस्या है, समस्या का हल आत्महत्या नहीं हो सकता है, हमें उसके लिए
लड़ना पड़ेगा, हमें अपने भाइयों से, अपने जो हमारे आसपास के रणवीर जी, लोग मेरा हैं। एक छोटा सवाल था एक और कि जिस तरीके से चीज़ें समाज बदल रहा है, तेज़ी से समाज में परिवर्तन आया है, लेकिन अब एकल परिवार प्रथा बढ़ी है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। तो अब क्या मानते हैं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए कम से कम न्यूक्लियर फैमिली भी जिम्मेदार हैं? ये भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। वास्तव में ये जब हमारा परिवार बड़ा होता था, हमारे दादाजी, दादी जी, चाचा जी सब लोग होते थे, तो वहाँ पर जो हमारे बच्चे होते थे उन्हें अच्छे संस्कार मिलते थे। उन्हें एक डर रहता था कि हमारे दादाजी को कोई चीज़ पता ना चल जाए, हमारे चाचा जी को पता ना चल जाए। लेकिन जब हम अकेले हो गए हैं, अब हमें कोई डर नहीं रह गया है, कोई हमें संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे माता पिता जो हैं, पिताजी वो कार में लगे रहते हैं, पैसे की, क्योंकि पैसे की भी ज़रूरत है, तो वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसे समय पर जो माता पिता हमारे दादा दादी होते थे, वो हमारे बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देते थे और हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ते थे। लेकिन एकल फैमिली होने के कारण हमारे बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जो हमारे उनके माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं। माताजी जो होती हैं वो घर के कामों में लगी रहती हैं और पिताजी अपने बाहर के कामों में, तो उन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी एकल परिवार हैं वो अपने साथ में रहें। बहुत से हमारे ऐसे भी परिवार हैं, हमारे अभिभावक हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, तो उनसे भी अपील करूंगा कि अपने घर में रखिए अपने माता पिता को, जिससे आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकें और हमें उनका प्रेम स्नेह हमेशा मिलता रहे। अरविंद जी, समय की सीमा है, अब चर्चा का ही विराम देते हैं। आप खबर भारत परिवार में आए, जुड़े, अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर भारत की ओर से। और चर्चा में अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से होगी मुलाकात। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।